स्पेशल गेस्ट को अपने शो में शामिल करते हैं। हमारे साथ एडलवाइस ग्रुप के चेयरमैन राशेष शाह जुड़ रहे हैं। राशेष, गुड मॉर्निंग, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। राशेष, आप तो मैक्रो, माइक्रोज और मार्केट तीनों पे नज़र रखते हैं। ये जो पूरा रशिया का मामला है, ये तो इंडिया के लिए डायरेक्टली एकदम इम्पैक्ट नहीं करता है, सिवाय इस बात की कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी को भी दिक्कत है, स्टॉक मार्केट को भी दिक्कत है। लेकिन आपको लगता है कि 6 महीने से जो करेक्शन चल रहा है बाजार में, वो अब एक अपने फैग एंड पे आ रहा है, सारे नेगेटिव्स एक साथ कॉन्ग्रीगेट कर रहे हैं? आई थिंक ये जो एफआई का सेलिंग हुआ है लास्ट 6-8 महीने में, आई थिंक ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा अनप्रेसिडेंटेड है। बिकॉज आई थिंक इवन लास्ट 2 महीने में, जनवरी फरवरी में ऑलमोस्ट 55 to 60,000 करोड़ जो उन्होंने बेचा है, ये बहुत है। लेकिन अच्छी न्यूज तो ये है कि ये माल अब्सॉर्ब हो गया है। आई थिंक इंडिया अभी एटलीस्ट ये जो रिस्क कैपिटल होता है, इक्विटी रिस्क कैपिटल, उसमें तो आत्मनिर्भर हो गई है। हमारे जो लोकल इन्वेस्टर्स है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां है, HNI रिटेल इन्वेस्टर्स है, वो अगर FII ने लास्ट 18 महीने में $20 बिलियन का माल बेचा है, तो इधर इंडियन इन्वेस्टर ने वो खरीदा भी है। एंड अगर आप देखिए, इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है, आज हमारे लोकल सेविंग्स ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन है। तो 20 बिलियन 1 ट्रिलियन के ऊपर सिर्फ 2% होता है। तो आई थिंक ये बाबत में एटलीस्ट इंडिया अभी आत्मनिर्भर हो रही है, वो अच्छी न्यूज है। लेकिन FII का सेलिंग अनप्रेसिडेंटेड है, वो चलता है और अभी थोड़ा कम हो जाएगा, बिकॉज अभी आई थिंक मोस्ट ऑफ द सेलिंग इज ओवर। बट आई वुड थिंक कि ये साल भी FII सेलर्स ही रहेंगे, क्योंकि जहां तक US इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, ग्लोबल लिक्विडिटी टाइटन हो रही है, FII का सेलिंग तो कंटिन्यू रहेगा। क्वांटम थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उसके सामने आई थिंक लोकल फ्लोज अच्छे हैं, सेविंग्स अच्छे हैं इंडिया के, और इंडिया की इकोनॉमी जेन्युइनली रिवाइव हो रही है, ग्रोथ रिवाइव हो रहा है। लास्ट जो 8 साल से कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कम हो गया था, कोविड में पूरा रीसेट हो गया है। अभी आप देखिए, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने लोन रिपे कर दी है, इक्विटी अक्यूमुलेट की है। सो वी हैव एटलीस्ट लास्ट अगर 15 साल में देखते हैं, तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पिक्चर दैट यू सी। उसके साथ में बैंकों के बैलेंस शीट भी स्ट्रांग हो गए हैं, बैंकों ने भी पूरा क्लीन अप कर दिया NPA का, तो बैंक के बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। RBI का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, RBI का फॉरेक्स रिजर्व बहुत स्ट्रांग है, और उसके साथ गवर्नमेंट का बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है। आई मीन, आपने कब देखा है कि RBI, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट और बैंक सबके बैलेंस शीट हेल्दी हो, स्ट्रांग हो एक साथ में? क्योंकि गवर्नमेंट का भी बैलेंस शीट ऑलवेज स्ट्रेच था, लेकिन इस साल हमने देखा टैक्स रिटर्न्स अच्छे हैं, LIC का IPO हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट इनकम आ सकती है, तो गवर्नमेंट के पास भी एल्बो रूम है स्पेंड करने के लिए। टैक्स रिवाइवल अच्छा हुआ है, गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पे बहुत खर्चा किया नहीं है लास्ट 2 साल में। सो ये एक बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले 4-5 साल में आएगा, अगले 4-5 महीने में नहीं आएगा। तो आई थिंक अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप 4-5 साल की सोचते हैं, अगर आप ट्रेडर हैं तो अगले मे बी 4-5 वीक की आपकी सोच होती है। बट 4-5 वीक में क्या होगा ये तो मालूम नहीं है, लेकिन अगले 4-5 साल में ये जो इंडिया का फंडामेंटल सेटअप है, ये काफी एनकरेजिंग है, काफी ऑप्टिमिस्टिक है। राशेष, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, इंडियन मार्केट यूनिवर्स, लिस्टेड यूनिवर्स के वैल्यूएशंस की बात करें और लिस्टेड यूनिवर्स की प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैजेक्टरी को बात करें, तो वो क्या आपको नजर आती हैं अगर 3 to 5 ईयर व्यू लेके चलें? So I think अगर आप 3 to 5 ईयर व्यू लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इंडियन कॉर्पोरेट अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू करेंगे तो मे बी थोड़ा एक्सपेंसिव दिख सकता है। हालांकि लास्ट 1-2 महीने में जो करेक्शन हुए हैं उसमें एक्सपेंसिवनेस तो कमी हो गई है, लेकिन आई थिंक इंडिया का आपको ग्रोथ देखना चाहिए। इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी, इंडिया भी एक स्टार्टअप है। आज काफी स्टार्टअप कंपनी है जिनका प्रॉफिट नहीं है, लेकिन ग्रोथ बहुत हेल्दी होता है, और इन्वेस्टर ये मानते हैं कि उनको ग्रोथ के लिए मल्टीपल देना चाहिए, प्रॉफिट के लिए नहीं। आई थिंक अगले 2-3 साल में इंडिया का भी यही है। जैसे कॉर्पोरेट एक्सपांड करना स्टार्ट करेंगे, कैपेक्स करना स्टार्ट करेंगे, अर्निंग्स जो उसकी प्रॉफिट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर नहीं है। टॉप लाइन ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ,
ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग कमोडिटी कंपनीज की बात नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ जनरली ऑल द कॉर्पोरेट्स पुट टुगेदर। अगर अगले 2-3 साल पे ग्रोथ होता है तो प्रॉफिटेबिलिटी 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकती है। हम भी करते हैं बिजनेस से, हमारे जो एडलवाइस में काफी बिजनेसेस है, हम उसमें भी यही मानते हैं कि अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहा है, आपका क्वालिटी बिजनेस इंप्रूव हो रहा है, प्रॉफिट अगर 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है तो ठीक है, वो तो प्रॉफिट तो आ जाएगा। एंड उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, पढ़ाई करते थे, आपकी अर्निंग्स नहीं थी लेकिन आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आपका ग्रोथ तो हो रहा था। तो आई थिंक इंडिया एक अभी वो स्टेज पे अगले 2-3 साल प्रॉफिट के सामने ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। All right, morning Rashesh, Priyanka here, pleasure to have you on the show. आपने एब्सोल्युटली कई सारे बड़े ट्रिगर्स जो डोमेस्टिक ट्रिगर्स हैं उनको यहाँ लिस्ट आउट फिर से किया। व्यूवर्स को ज़रूर ज़ाहिर तौर पर ये एक अच्छी रिकलेक्शन होनी चाहिए कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। लेकिन एक व्यू जहाँ आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब पिछले साल, ज़ाहिर तौर पर इस साल ये चौपी होने वाला है, बहुत हद तक हम लगातार अपने एक्सपर्ट से चैनल पर बात करते हैं और ये व्यू निकल कर आ भी रहा है, लेकिन पिछले साल हमने देखा कि कुछ प्राइमरी मार्केट में जो नए आईपीओज आए उसके चलते हमने देखा सेकेंडरी मार्केट से आउटफ्लोज हुए, वो भी एक बड़ा ट्रिगर था। इस हफ्ते इस साल और इसी फाइनेंशियल ईयर में जब एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, हालांकि कोशिश सरकार की जरूरत थी कि बाजार में बॉयंसी रहे, लेकिन इस साल आप किस तरह से प्राइमरी मार्केट का एक्शन देखते हैं और प्राइमरी मार्केट का ये एक्शन या ये इक्वेशन सेकेंडरी मार्केट के साथ देखते हैं, कैसा सिनेरियो रह सकता है? मेरे हिसाब से इसका बहुत काफी इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि एज यू करेक्टली सेड, बहुत लास्ट 1-2 महीने से आईपीओ आए नहीं है। और आप अगर एलआईसी आईपीओ साइज देखिए, अबाउट 65,000 करोड़ है। लास्ट 2 महीने में एफआई ने ये बेच दिया है, और एफआई ने जो माल बेचा है वो भी अब्सॉर्ब ही हो गया है ना। तो एफआई ने अपने खुद का एक एलआईसी आईपीओ इक्विवेलेंट लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है। तो उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि मार्केट पे एलआईसी आईपीओ की लिक्विडिटी की इतनी इम्पैक्ट आ सकती है। या आई थिंक सब लोगों के अटेंशन उसमें जाएंगे, जो लार्ज इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, और मे बी उनका अटेंशन ज्यादा उसके ऊपर हो सकता है। लेकिन आई थिंक एलआईसी आईपीओ ये स्टेज में 65,000 इंडिया का उतना तो स्केल हो गया है कि विदाउट टू मच डिस्ट्रप्शन ये आईपीओ भी हो सकता है। रसेश जी, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड, इट्स सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपने बड़े ही शानदार अंदाज में समझाया कि भारत अभी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, और साथ ही स्टार्टअप के साथ हमें जब आपने कनेक्ट किया, ऑफकोर्स स्टार्टअप जब होता है हर तरह की ग्रोथ को टैप करना चाहता है, हर तरह की अपॉर्चुनिटी को भी टैप करना चाहता है। और फिलहाल जो सिचुएशन रशिया यूक्रेन के बीच चल रही है, क्या आपको लगता है डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स के लिए एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखेगी? क्योंकि रशिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है कई सारे कंट्रीज को, काफ़ी सारे ट्रेड्स के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारत के लिए एक्सपोर्ट के लिहाज से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बिल्टअप होती हुई दिख सकती है? आई डोंट थिंक ये इसके स्पेसिफिक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप अगर देखिए जो उनके एक्सपोर्ट्स है, वो मेनली ऑयल रिलेटेड एक्सपोर्ट है, कमोडिटी रिलेटेड एक्सपोर्ट है, और कमोडिटी एक्सपोर्ट में इंडिया इतना बड़ा नहीं है। लेकिन 2 एरिया है, एक तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आई थिंक इंडिया इज नाउ एक बड़ा लार्ज फूड प्रोड्यूसर है, काफी चीजों में हमारे पास सरप्लस भी है। तो आई थिंक हमारे जो ऑयल प्राइस इंक्रीज होगी, क्योंकि ऑयल प्राइस और फूड प्राइस का भी कुछ लिंकेज होता है, तो अगर फ्यूल प्राइस ऊपर जाते हैं तो फूड प्राइस भी ऊपर जाएंगे, और इंडिया कैन बी अ गुड एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स एंड थिंग्स एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो उसमें एक एडवांटेज हो सकता है। लेकिन बाकी चीजें हैं जो ऑयल और कमोडिटी रिलेटेड है, उसमें इंडिया को इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन इंडिया को और एक बड़ा फायदा है कि हमारे जो सर्विस एक्सपोर्ट्स है वो काफी ग्रो है। आई मीन ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि हमारा सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट्स अभी 150 बिलियन हो गया है। हमारा ऑयल इंपोर्ट is only 80 to 90 billion dollars. So already हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छा हो रहा है, और आने वाले 3-4 साल में मुझे लगता है कि आईटी सर्विस के जो एक्सपोर्ट है उसमें अच्छा ग्रोथ विल कंटिन्यू। ये जो कोविड की वजह से डिजिटल वर्क फ्रॉम होम ये सब जो हुआ है,
इसका बेनिफिट इंडिया को बहुत आएगा। आने वाले 3-4 साल में इंडिया की IT कंपनीज को काफी आएगा। क्रेडिट मार्केट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आपने जो डेटा अभी तक आया है क्रेडिट ग्रोथ का, उसको कैसे एनालाइज किया है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफ़ी क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उनके नंबर्स भी बहुत अच्छे थे। सेलेक्ट लार्ज प्राइवेट बैंक्स के भी, NBFCs, आपको लगता है कि ये ब्रॉड बेस्ड हो सकता है अब आगे जाते हुए, और गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश चाहे वो बजट में हो उसके आउटसाइड हो, और क्रेडिट ग्रोथ इंडस्ट्री की वापस आती हुई नजर आती है क्या आपको? गवर्नमेंट का कैपेक्स पुश और क्रेडिट ग्रोथ का रिलेशनशिप कम होता है। आई थिंक एज यू वेरी करेक्टली सेड, इंडिया की काफी चीजें अच्छी हो रही है, लेकिन एक चीज वो अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, वो है क्रेडिट ग्रोथ। लास्ट 5-6 साल से इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में हुआ है, और हमारी जैसी इकोनॉमी जहाँ पे नॉमिनल GDP ग्रोथ 12% के आसपास है, वहां पे अगर आप सिंगल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ करते हैं तो ये तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है ही नहीं। और क्रेडिट मार्केट अभी भी सबड्यूड है, बॉन्ड मार्केट सबड्यूड है, बैंक और NBFC के क्रेडिट ग्रोथ भी सबड्यूड है, और ये एक एक्चुअली सबसे बड़ा कंसर्निंग एरिया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये पॉइंट रेज किया। अभी एक्चुअली अजय क्या हो गया, इंडिया में एक ऑलमोस्ट ऑपोजिट सा माहौल हो गया है। एक साइड पे हमारे इक्विटी मार्केट्स है, वो अभी भी कॉन्फिडेंट है, ऑप्टिमिस्टिक है। ये जो रिसेंट करेक्शन हुआ, इन स्पाइट ऑफ दैट इक्विटी मार्केट में रिस्क एपेटाइट है, ऑप्टिमिज्म है, वो काफी पॉजिटिव है। अब आप अगर क्रेडिट देखते हैं, क्रेडिट मार्केट अभी भी बहुत कंजर्वेटिव है, बहुत सबड्यूड है, बहुत इनएक्टिव है। तो आइदर इक्विटी मार्केट क्रेडिट मार्केट को कन्विंस करेगा कि इंडिया की फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप भी क्रेडिट ग्रोथ स्टार्ट कर दीजिए, या क्रेडिट मार्केट इक्विटी मार्केट को समझाएगा कि इंडिया की फ्यूचर इतनी ब्राइट है नहीं और इक्विटी मार्केट को करेक्ट होना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ स्टार्ट तो होगा, लेकिन अभी भी वो दिख नहीं रहा है, और ये मेरे लिए सबसे बड़ी कंसर्न है कि अगर इंडिया का क्रेडिट ग्रोथ 13-14% आता है नहीं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स ऑलवेज थोड़े तो कम हो जाएंगे। ऑलराइट मिस्टर शाह, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीनों का आप ट्रेंड देखें, इनफैक्ट 2021 में भी अगर आप FIs की बाइंग और सेलिंग के फिगर्स देखें तो आपको ज़्यादातर सेलिंग या फिर बहुत माइनर बाइंग दिखेगी। मेजर जो करेक्शन उन्होंने शुरू किया है वो अक्टूबर ऑनवर्ड से शुरू की है। ऐसे में और उन स्टॉक्स में FIs FPIs जो ज़्यादा होल्ड करते थे, FIs की जहाँ होल्डिंग ज़्यादा थी, उन स्टॉक्स में बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली है, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट थीम्स लाइक हाई वैल्यूएशन, हाई PE स्टॉक्स। बट अब क्या लग रहा है, क्या ये ट्रेंड अब थम जाएगा? अच्छी खासी सेलिंग करने के बाद अब ये इस तरह के स्टॉक्स जो हमेशा FIs फैंसी स्टॉक होते थे, अब वो फेवरेबल हो गए? ये एक्चुअली कहना बहुत बहुत हार्ड है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मैं मार्केट में स्टॉक को दिखता नहीं हूँ। ओवरऑल आई थिंक इकोनॉमी में जो हमारे इन्वेस्टर से बात करता हूँ, कॉर्पोरेट से बात करता हूँ, उससे क्या हो रहा है ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म मालूम होता है। शॉर्ट टर्म में आई थिंक स्टॉक टू स्टॉक FIs को कौन सा फैंसी है, कौन सा नहीं है, वो इंडस्ट्री चेंज होती रहती है। आई थिंक जो ग्लोबल इंडस्ट्री फैंसी में आती है वो इंडिया में भी आ जाती है। तो ग्लोबल में अगर ऑटोमोबाइल में फैंसी है तो इंडिया में आएगी, अगर उधर कमोडिटीज में है तो इंडिया में आएगी। तो आई थिंक ये तो चेंज होता रहेगा। बट आई थिंक अभी इंडियन इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू FIs। आई थिंक FIs का जो पावर था वो अभी चेंज हो गया लास्ट 1-2 साल में, और अभी इंडियन इन्वेस्टर, सो इंडियन इन्वेस्टर्स की रिस्क एपेटाइट क्या है, वेदर स्टार्टअप्स में है, कमोडिटीज में है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में है, वो एक्चुअली काफी चेंज होती रहेगी, लेकिन वो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय निकाल कर हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए।